हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद के। आज मैं 70th मेंस का एक ऐसे कॉपी को डिस्कस करूंगा जिन्होंने बहुत शॉर्ट में अच्छे तथ्यों के साथ अपने एस्से को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका फर्स्ट टॉपिक था पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इन्होंने कविता से लिखा है कि आखिर पेड़ काटे जाएंगे, आखिर नदियाँ सूख जाएंगी, आखिर आखिरी मछली का शिकार होगा, तब पता चलेगा पर्यावरण असंतुलन कितना घातक होता है। एक फिर उन्होंने मानव सभ्यता का परिवर्तन निरंतर होता रहा है। आग के आविष्कार से वर्तमान तक हमने प्रकृति का हस्तक्षेप किया, लेकिन दोहन और अति दोहन में फ़र्क समझना पड़ेगा। जब दोहन हो रहा था तो प्रकृति के साथ मानव सामंजस्य बैठा रहा था। जनसंख्या इतनी नहीं थी कि प्रकृति संतुलन में था। जब मानव की जिज्ञासा बढ़ती गई तो हमने पर्यावरण की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है। अब इन्होंने एक अपने ऐसे की दिशा तय कर दी कि ये प्रश्न उठता है कि पर्यावरण असंतुलन के लिए मानव जिम्मेदार है। सृष्टि विनाश का मुख्य कारण यही है। पर्यावरण विकास के बीच संबंध क्या है? अगर कारण है तो क्या उपाय किया जाना चाहिए? इस प्रश्न को आगे ढूंढते हैं उत्तर। औद्योगिक क्रांति की नई शताब्दी ने विकास के नए पंख लगे। इस पंख से उड़ने के लिए अपना उड़ान भरा, लेकिन प्रकृति में मिली मुफ्त में जल, जंगल, जमीन को दोहन करना शुरू किया, जिससे पर्यावरण धीरे धीरे असंतुलित हो गई। तो कहा गया, मनुष्य को अगर उड़ने की शक्ति होती तो आकाश को गंदा कर देता। यानी पर्यावरण जो असंतुलन का होना शुरू हुआ वो औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने ये जैसा जिक्र करा, सृष्टि का विनाश के लिए कई तथ्यों के आधार पर कहा गया है कि अगर पर्यावरण को संतुलित नहीं करते तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आईपीसीसी के छठी रिपोर्ट के अनुसार धारा 2.3 में कहा गया है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम रखा जाए, नहीं तो हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने लगेंगे। अगर यह दर वर्तमान में 1993-2024 तक 0.59 सेमी तक हो गई तो इसे सरकार, समाज, वैश्विक स्तर पर रोकना होगा, नहीं तो पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता खतरे में आ जाएंगे। अगर पर्यावरण, चिड़िया, नदियाँ, प्रकृति को बचाना है तो भगवान के भेंट करने के बराबर है। इन्होंने कोट्स लिखा है, पर्यावरण संतुलन मानव जाति के साथ पृथ्वी पर उत्पन्न सजीव निर्जीव दोनों पर पड़ रहा है, जिसे पॉलीक्राइसिस कहते हैं। पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए इतिहास में चलते हैं तो वैदिक सभ्यता में समाज का व्यवहार प्रकृति और वैदिक सभ्यता में जो समाज जो प्रकृति को भगवान के रूप में दर्जा देते थे, ऐसे उन्होंने जिक्र करा और उनका संरक्षण करते थे। इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण सभ्यता का विनाश हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उन्होंने जिक्र किया। और इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ऐसे दोहन करते रहेंगे तो ऐसे ही आपदा आती रहेंगी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कारणों को समझ कर पर्यावरण को हरा भरा करना होगा। मध्यकाल में असंतुलन से के कई भूख आपदा आई। पर्यावरण के शून्य बदलाव ही रूप था, लेकिन तकनीक नहीं थी तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस काल में पर्यावरण के लिए मुगल शासक के कई झीलों का जीर्णोद्धार कराया, जिससे मौसम का पैटर्न बना रहे। आधुनिक काल में इस तकनीक के प्रकृति ने विकास के एक युग को परिवर्तन करना चाहा, जिससे मौसम में बदलाव आया। इसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष प्रदूषण, सागर प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है। सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसे यह आभास हुआ कि पर्यावरण एक वैश्विक चुनौती बनते जा रहा है। राजनीतिक राजनेता, पर्यावरणविद एक मंच पर आए और वैश्विक नेतृत्व की बात सामने आई। कहा गया है, मीलों दूर आए हैं, मीलों दूर जाना है। गुड कोट। मानव विकास की प्रक्रिया कई साल तक सफ़र तय किया, लेकिन अब पर्यावरण को सतत बनाकर मीलों दूर जाना है, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए सब कुछ जोड़ना भी है। इसलिए इसके बचाव के प्रयास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण के तौर पर चिपको आंदोलन, नर्मदा नदी बचाओ, ग्रीन हाउस गैस जैसी जागरूकता देखी गई है। बिहार में पर्यावरण बचाने के लिए 8 अगस्त को एक पेड़ माँ के नाम हर वर्ष एक अभियान आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जन जीवन हरियाली मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण को लक्ष्य को मजबूत किया जा रहा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 48A मौलिक कर्तव्य में भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। संविधान निर्माता पर्यावरण के प्रति दीर्घकालिक सोच एक बेहतर स्वस्थ भारत की नींव को मजबूत करता है। हाल ही में COP19 अजरबैजान में आयोजित की गई, उसमें कार्बन को कम करने तथा विकासशील देशों को अधिक मदद के लिए $300 अरब देने की घोषणा की गई, जिससे पर्यावरण को संतुलित किया जा सके।
अगर इसका निवारण नहीं किया गया तो वर्तमान में कई ऐसे उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जो मनुष्य पर संकट आ जाएगा। चिली का जैसे आटा मरुस्थल का उदाहरण दिए, फिर उसको दक्षिण पूर्व में केप टाउन तथा भारत बेंगलोर आप न्यूज़ में देखे होंगे जल संकट का जिक्र किया है। हाल ही में रिसेंट रिपोर्ट का ध्रुवों पर अत्यधिक जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अगर घर बनाना है तो एक पेड़ जरूर लगाने के चिड़िया चहचहाएंगे। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को अतिवादी अतिशोषण प्राकृतिक हंसी में मानव संस्कृति की परंपरा शून्य क्षण खत्म हो जाएगी। इसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए कहा गया है क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए अपना रास्ता अपनाएगी। भूटान अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अपनी विकास दर को जीडीपी से नहीं पर्यावरण इंडेक्स से प्रयोग करता है। गुड, जो विकास विश्व के देशों के लिए अनुभव तथा प्रयोग है। इस तरह से इन्होंने कम पेज में ही अच्छा कंटेंट लिखा है, देख सकते हैं आप। यानी कंटेंट पेज भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट लिखना मेन इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऐसे इन्होंने चूज किया शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। इस दुनिया में कानून मिलेगा, अगले जन्म में न्याय मिलेगा। गुड। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ रूप मानव का है जो वैदिक रूप से कुशल है, लेकिन पुरुष महिला की समानता में कमी देखी जाती है। अगर प्राचीन इन्होंने फिर प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति का जिक्र किया है। जैसे विदुषी अपला जैसी महिलाएं काफ़ी अधिकार के लिए कार्य करती थी। वक्त के बदलाव के साथ फिर इन्होंने ऐसे कम पेजेज में मतलब कम अपनी बात को रखा है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में इन्होंने फिर जिक्र किया है। आधुनिक काल में क्या स्थिति रही है, बदलाव जैसे महिलाओं की होती रही, दिन पर दिन घटता जा रहा है। कारण था कि महिला पुरुष से ज़्यादा काम करेगी, उत्पादन बढ़ेगा। मानवीय जीवन के लिए कोई कानून नहीं बना। महिला शिक्षा अधिकार के लिए 1848 का दिन मंगलवार एलिजाबेथ कैंडी ने महिलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर अपना अधिकार की बात की। इसमें उन्होंने महिलाओं को एक संतान पैदा करने वाली मशीन नहीं है, इस पर महत्वपूर्ण अधिकार है। अलग अलग देशों का इन्होंने उदाहरण दिया है। आयरलैंड देश जिसने महिलाओं के लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा की, कानून में बदलाव लाया। शिथिल कानून जहाँ बजाय उत्पन्न हो रही थी, वहीं 1999 के वर्ष जहाँ महिलाओं के लिए मताधिकार की बात हो गई। भारत आज़ाद होते ही महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दे दिए थे, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण का दौर नहीं बन पाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे अगर कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब वहाँ महिलाओं की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। भारत के संविधान फिर उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के भारतीय संविधान का जिसके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 में समानता की बात करता है। इसके बावजूद समाज में महिलाओं दम तोड़ती हैं या न्यायालय पहुँचते। समानता की बात करता है अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता। इसके बावजूद भी महिलाएं की समानता या तो समाज में दम तोड़ती है या भी न्यायालय पहुँचते हैं। पिछले कुछ दिनों में सबरीमाला मंदिर, 3 तलाक, 129वां संशोधन, रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो कानूनी रूप से रखने वाले थे, लेकिन उदारवाद देशों और लोकतंत्र में कानून को सरलता बनाकर अधिकार दिए गए, नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। जो उन्होंने नारी सशक्तिकरण के रिगार्डिंग जो स्टेप लिया गया उनका जिक्र किया है। प्रतिबद्धता समरसता संघर्ष की कहानी महिला भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। अपने विश्वास, दृढ़ निश्चयता के बल पर आज संविधान के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। फिर इन्होंने एक विषय परिवार एक भविष्य पर बहुजन सुखाय बहुजन हिताय पर आधारित है। इसलिए महिलाओं को कार्यस्थल पर कार्य को सुनिश्चित करने के लिए 2013 में विशाखा गाइडलाइंस भी लाई गई थी, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी, हौसले उड़ान बाकी है। वैश्विक स्तर पर भी कानून की बात करें तो अरब देशों महिलाओं के ऊपर कई प्रतिबंध है। ईरान, फिर उन्होंने अरब देशों पर का जिक्र किया है जहाँ महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। भारत के फिल्म उद्योगों में महिलाओं के साथ यौन शोषण मामले आते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केरल महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चर्चा का विषय था। क्या कानून
क्या कानून की शिथिलता कारण महिलाओं को अधिकार से वंचित किया जा रहा है या मानव की संस्कृति बदल रही है? भारत में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो छात्र के साथ यौन शोषण का मामला है तो उनका जिक्र किया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, लेकिन उनके कार्य को सीमित रखा गया है। उनके अधिकार को विस्तार करना होगा जिससे प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किया जाए। महिलाओं को कानून तथा संबंध क्षेत्र के लिए शिक्षा को आधार बनाना होगा। जहाँ तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक अधिकार मिलने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जोरदार जेंडर बजट की व्यवस्था की है जेंडर बजट की व्यवस्था की है जिससे उसका कल्याण किया जाए। नारी अदालत से सक्षम तथा सबल बनाया जाए। अदालत नहीं तो समाज में इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। वर्तमान में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स असमानता के कारण भारत तथा नॉर्डिक देशों में इसकी आकलन किया जाए तो वहाँ महिलाओं के लिए कानून सरलतम है जिससे अपनी अधिकारों को स्वतंत्रता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आजीविका को स्वतंत्रता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत को इस क्षेत्र में अपनी प्रयास सकारात्मक रखते हुए राजनीतिक आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। निष्कर्षतः सशक्त भारत के निर्माण के लिए महिलाओं के प्रति कानून स्वच्छ पारदर्शी बनाने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए महिला सृष्टि निर्माता जगजननी की संज्ञा दिया गया है। इसके लिए प्रयास सकारात्मक करने होंगे। ये भी एक अच्छा ऐसे था इनका, कम पेजेज में लिखा है ना, और लेकिन अच्छा कंटेंट लिखा है। थर्ड ऐसे है, बनने के साथ ही सब केहू और बिगड़ने के केहू ना, इसने इनको चूज किया था। इस कथनातक भोजपुरी भाषा में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ सब अपने अपने फेरा में रहेला का अर्थ है। इसकी भावार्थ की व्याख्या की जाए तो बनने के साथ ही यानी सब व्यक्ति के साथ सब कुछ उपलब्ध है तो सब लोग उसके साथ देते हैं, लेकिन बिगड़ने के केहू ना, जब समय बिगड़ जाता है तो कोई साथ नहीं देता है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम क्या झुक जाते हैं भगवान, यानी समय का इन्होंने जिक्र किया है। इस लोकोक्ति का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अर्थ के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। एक कहानी सहारा गुप्त के चेयरमैन सुब्रतो राय जी का है। वह अपनी व्यापार में सफल रहे तब तक लोग उनके तारीफ करते थे। सरकार के अंग भी उनके पद्मश्री दिया, लेकिन ये कहानी से इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जब उनका समय बिगड़ गया तो कोई भी साथ नहीं दिया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ओशले पैदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत दिया। व्यक्ति को आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों को आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए, नहीं तो दिखावे और वास्तविकता में अपनी यथार्थ को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी शादी करता है तो दूसरों के दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर शादी में खर्च कर देता है। जो कई लोग उसके दिखाव में उसके समान आते हैं, विलासिता के जीवन जीते हैं, लेकिन जब कर्ज समाप्त हो जाता है तो उसका कोई साथ नहीं देता। अति सर्वत से बढ़ जाते। आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ का प्रयोग कंपनी की प्रतिस्पर्धा में अधिकतम लाभ के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। इसलिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट को आधार बताने के लिए कई तरह के विज्ञापन करती है। इन्होंने फिर कंपनी के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति में ब्रिटिश जब संघर्ष कर रहे थे तो भारत के कई छोटे छोटे रियासत के राजा को अपनी शक्ति विस्तार के लिए साथ लिया। जब उनका काम खत्म हो गया तो उनके प्रांतों को भी अधीन कर लिया गया। ये अंग्रेज़ों के साथ दिए, लेकिन क्या हुआ फिर हो गया। इस प्रकार हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ पेशवा तथा निज़ाम को एक कर ब्रिटिश अपना विस्तार करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में इसका उदाहरण गठबंधन की सरकार में देखने को मिलता है। जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो निर्दलीय विधायक अपनी लोभ के साथ जुड़ जाते हैं। अगर सरकार गिर गई तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। वक्त इशारे के साथ होते हैं, पहचान जरूरी है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 की सफल परीक्षण के बाद दूसरे चैनलों को बहुत बधाई मिली रही थी, लेकिन जब यह असफल हो गया तो इसके अंदर की खामी निकाल रही थी। मतलब ये है, वेथम के उपयुक्तता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी चीज़ जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसे हर कोई लेना चाहता है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसका कोई मोल नहीं रहता है।
सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ज़मीन पैसा वाला होता है तो उसे सब कोई आदर्श मानता है, लेकिन गरीब व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती। इसलिए कहा गया है, बनने के सब कोई साथी, बिगड़ना कोई ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सुपर वाला देश है, लेकिन इसके लिए उसके द्वारा किया गया कार्य सभी देशों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। वहीं कोई विकासशील देश उससे कोई नहीं पूछता, इसलिए शक्तिशाली चीज़ों के साथ दुनिया जाती है। सूखी लकड़ी के साथ गीली भी जल जाती है। कमल के फूलों के साथ कांटे भी सिंचते हैं। गुड। इसलिए उसके प्रभाव शक्तिशाली होते हैं तो उसका विस्तृत रूप से पड़ता है, लेकिन कमज़ोर देश या व्यक्ति अकेला खड़ा रहता है। आज पाकिस्तान आतंकवादी का देश कहा जाता है। उसे दुनिया इस कृत्य के लिए उसका साथ नहीं देती है। इसके दूसरे पक्ष भी हैं। अगर कोई व्यक्ति संगत के प्रभाव में आकर गलत कदम की ओर जाता है तो संगत के सकारात्मक प्रभाव से सुधर भी जाता है। यानी संगत का भी इन्होंने जिक्र किया है। अरविंद घोष की यात्रा की कहानी, जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे, गलत कार्य करने के लिए उसके साथ जोड़ दिया था, लेकिन उनके प्रयास के कारण महान स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। अब हवाएं भी करेंगी रोशनी की फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रहेगा। महात्मा गांधी की कई आंदोलन किए गए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। कई लोग गांधी जी को नाराज हो जाते थे, लेकिन कई असफलताओं के बाद गांधी जी की भूमिका संतुलता दिलाने में रही। इस लोकोक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि कार्य करने से पहले अपनी ज़रूरतें, प्रतिबद्धता और आकलन का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे पछतावा। इसलिए कहा गया, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। कुल मिला के इनका ऐसे सही रहा और इन्होंने अच्छा ऐसे किया है और एवरेज मार्क्स तो आराम से पाएंगे और कम पेजेज में इन्होंने अच्छा कंटेंट लिखा है। इसलिए कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पेजेस भरने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है और कंटेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।